हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। आई एम रियली सॉरी, थोड़े से लेक्चर्स डिले हो गए। मेरे को कोविड हो गया था, उसके चक्कर में जो बॉडी पेन था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। बट हम लेक्चर्स को रिज्यूम कर रहे हैं, तो हम फालतू की बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम फाइनेंस पढ़ने पे आते हैं। आज हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स में जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, ज़रूर करेंगे अभी। बट हम फाइनेंस को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूरा फाइनेंस का सिलेबस है। इसके अंदर आज हम फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बड़ा सारा सिलेबस है, बट ठीक है, हम इसको कर लेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स आज हम पढ़ेंगे, कल हम स्वैप्स पढ़ेंगे। डन। ठीक है, अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, सबसे पहली बात, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स के बारे में बात करने से पहले हम कहेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव कर रहा है, उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। बेसिक्स पढ़ने में डेरिवेटिव के, ये वैल्यू अपने एक पर्टिकुलर एसेट, एक पर्टिकुलर चीज, एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू किसी एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव कर रहा है। अगर कोई फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब आगे का कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर भी आगे का कॉन्ट्रैक्ट, बट इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे आज, कि फॉरवर्ड का मतलब क्या है और फ्यूचर का मतलब क्या है। दोनों फ्यूचर में ही हो रहे हैं, दोनों फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट इसका इन्होंने अलग अलग वर्ड क्यों दिया हम वो बात करेंगे। ठीक है, और जो फॉरवर्ड के अंदर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका रेट वो कैसे आएगा, कि वो आज का जो फाइनेंशियल एसेट है उसकी वैल्यू क्या है, उसको डिराइव करेंगे कि हम आगे जाके इसका कितना प्राइस हो सकता है। बेटे, जो डेरिवेटिव है ना, वो हो सकता है भी सकता है, कि कितना हो सकता है। ठीक है, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़े इंग्लिश में। ठीक है, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर obligating the seller to deliver a specified asset of a specified quality and quantity to the buyer on a specified date at a specified place, and the buyer in turn is obligated to pay the seller a pre-negotiated price in exchange of the delivery. बायर है, सेलर है। ठीक है, जो बेटे सेलर है वो कुछ बेचेगा, एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया, सब कुछ करे, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप ये चीज हमें फॉरवर्ड में आप भेजिए, आप ये इस डेट की, इस क्वालिटी की, सब कुछ आप ये मेरे को दोगे और मैं आपको पैसे दे दूंगा। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, हाँ, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही है। हम पढ़ते हैं स्पेसिफाइड एसेट ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वालिटी एंड क्वांटिटी लिख दी गई है, स्पेसिफाई कर दी गई है, तो ये कस्टमाइज्ड डेरिवेटिव है। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही कर रहे हैं, उसके अंदर हमने सब कुछ लिख के दे दिया कि हमें कुछ मेटल चाहिए, उस मेटल के अंदर कुछ एलॉय चाहिए, मान लो वो एलॉय ऐसे ऐसे इस कंपोनेंट्स इस मेटल से बना होना चाहिए। ये कस्टमाइज्ड है, हमने कस्टमाइज कर दिया अपने हिसाब से। बट कस्टमाइजेशन अगर कहीं पे हो रही है, जो कस्टमाइज्ड है वो एक्सचेंज पे हो सकता है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड हो सकता है। सर, हमें एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब नहीं पता। एक्सचेंज बोले तो सेंसेक्स एंड ये जो बी सेंसेक्स है, एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनके ऊपर अगर लिस्टिंग करनी है, मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं ये कस्टमाइज्ड मेटल बेच रहा हूँ, वो कस्टमाइज्ड मेटल नहीं हो सकता ना। कि कस्टमाइज कैसे होगा, कि वो दो पार्टी के रिस्पेक्ट में बना हुआ है। आप एक प्योर मेटल बेच सकते हो कि जो जनरली पूरे दुनिया या फिर पर्टिकुलर मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल है। और अगर कोई स्पेसिफिक मेरे को, मेरी कंपनी को कुछ अलॉय चाहिए जो कि स्पेशली बनेगा, वो सेंसेक्स पे लिस्टिंग होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बायर्स ही नहीं है, तो लिस्टिंग करके क्या फायदा। स्टील की लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि स्टील सबको चाहिए, वो एक कंपोनेंट बनेगा, एक रॉ मटेरियल बनेगा, वो काफी सारी चीजों का पार्ट बनता है। बट अगर मेरे को ऐसा अलॉय चाहिए जिसके अंदर स्टील 5% है, और वो अलॉय मेरे को स्पेसिफिक चाहिए, मैं एनएससी को जाके बोल सकता हूँ आपकी लिस्टिंग करवा दो, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स कराने लग जाओ। जब इसकी डिमांड ही नहीं है तो फिर उसकी लिस्टिंग नहीं हो सकती। अब आप सुनो, कस्टमाइज डेरिवेटिव का मतलब कुछ में है कि स्पेसिफाइड एसेट ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। और इसमें एक और चीज है, स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट फ्यूचर की डेट ही होगी, बट बैकवर्ड नहीं हो सकता, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेसिफाइड डेट, इन्होंने बोला कि फ्यूचर डेट पे एक कस्टमाइज डेरिवेटिव है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप और मैं कर सकते हैं, आप और मैं भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने स्पेसिफाइड डेट पे आगे आगे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा दिल पे मत लेना, क्या अभी फॉरवर्ड के अंदर हमें एक लड़का लड़की जो भी शादी करेंगे, एक्सचेंज होंगे, वो फिक्स होंगे, ये यही दोनों लड़का लड़की शादी करेंगे। थोड़ा बहुत पैसे का कंसिडरेशन भी होता है। ठीक है, उस बात को हम छोड़ देते हैं। अब पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसके जो इसका एक फीचर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मेन फीचर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड इज अ ओवर द काउंटर, मतलब ये ट्रेड होता है। ओवर द काउंटर का मतलब क्या है, हम काउंटर पे बैठ के, हम टेबल पे बैठ के, अब दोनों मिलकर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कहाँ पे यूज होता है, हम इसकी भी बात करेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये ओवर द काउंटर है, कस्टमाइज्ड है, फ्यूचर रेट पे होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यही है। हम इसका सर एग्जांपल दो, चलो ये न्यूज आप छोड़ो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो बैंक्स के अंदर होता है, जो इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर है।
जो इम्पोर्टर, अगर इम्पोर्टर है जो कुछ माल इम्पोर्ट कर रहा है, उसको डॉलर, हम मान लेते हैं यूएस पे ट्रेड कर रहा है, तो उसको डॉलर्स पे करने हैं, उसको डॉलर्स पे करने हैं, तो वो बैंक से कॉन्टैक्ट कर लेगा कि मेरे को इतने डॉलर्स आपसे चाहिए जो मैं उस परचेज के लिए बाहर भेजूंगा। तो वो फॉरवर्ड के अंदर कॉन्टैक्ट कर लेता है कि मेरे को 1 महीने बाद 100,000 यूएसडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फिर वो कहेगा कि हाँ मैं भेज दूंगा, वो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेगा फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमें इतनी बात समझ में आती है, डन। सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? बैंकिंग के अंदर। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। गवर्नमेंट गिव्स अ गो हेड टू इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अब इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रेड होगी फॉरवर्ड के अंदर। इसका क्या मतलब है कि जो कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, टाटा पावर, अडानी, ये सारे, ये अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पहले से ही बेच सकते हैं। अभी हम इसकी इसकी न्यूज के अंदर जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी विल नाउ बी ट्रेडेड एज अनदर कमोडिटी विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव ऑन एक्सचेंज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है कि एक स्टेट ने एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो तो अभी भी होते होंगे कि हमें इतनी पावर चाहिए अपनी सिटी को पावर देने के लिए, सिटी को जो हमें करना है, लाइट वाइट देना है। बट नीचे वाली खबर, एंड डेरिवेटिव ऑन एक्सचेंज एज द गवर्नमेंट इश्यूज एन ऑर्डर पर्टेनिंग द सेम, अ मूव एक्सपर्ट सेज कैन ट्रांसफॉर्म पावर कॉन्ट्रैक्टिंग इन इंडिया। जो यहाँ पे मुद्दे की बात है वो एंड से स्टार्ट होती है, एंड डेरिवेटिव ऑन एक्सचेंज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो सारे कर रहे हैं, जैसे ही वो डेरिवेटिव एक्सचेंज पे चला गया, अब एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी उसकी, एक्सचेंज के अंदर बाय सेलिंग हो रही है। ये एक्सचेंज वाली बात हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। आपको ऊपर वाली बात समझ में आनी चाहिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की क्या बात हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी विल नाउ बी ट्रेडेड एज अदर कमोडिटी विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड की बात आप छोड़ दो, एंड की बात अभी हम पढ़ते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप और मैं भी कर सकते हैं, आपको बात समझ में आती है कि हाँ ये नॉर्मल सबसे बेसिक डेरिवेटिव, सबसे पुराना डेरिवेटिव यही है, सबसे इजी डेरिवेटिव यही है। आप और मैं मिलके कह रहे कि हाँ ये हमने कंडीशन डाल दिए, ये प्राइस कर दिया, फॉरवर्ड आगे वाली डेट हमने स्पेसिफाई कर दी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद हमने कहा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट। जैसे मशीनरी बाय करनी है, कुछ भी करना है, कुछ सेल करना है, कुछ कुछ मेरे को गुड्स प्रोवाइड करने, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है। डन डन डन, हमें समझ में आती है बात। अब हम बढ़ते हैं, देखो मोस्ट कॉमनली यूज बाय एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, बैंक के अंदर यूज होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की डेट पे है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की डेट पे है, बट इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए आ गया। ये आया क्यों गया पहले ये बताओ, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आया क्यों गया? दो पार्टी जिनको ट्रेडिंग करनी है, जो कह रहे कि हाँ तू कुछ बेच आगे जाके मैं कुछ खरीदूंगा, कस्टमाइज है, तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चले गए। अब मार्केट के अंदर कुछ बायर और सेलर को मिलाने के लिए एक मार्केट बनाई गई। जैसे सेंसेक्स के अंदर आप बड़े सारे शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो, जनरल पब्लिक उसके अंदर पार्ट कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही एक फ्यूचर्स मार्केट को बनाया गया कि फ्यूचर के अंदर कोई एसेट बाय या सेल करना है तो उसको हम एक्सचेंज पे कैसे लेकर आए, ठीक है। अभी अगर कोई चीज एक्सचेंज पे आ गई तो उसके नंबर डिफाइंड हो जाएगा कि वो स्पेसिफिकली एक बंदे के हिसाब से चलेगा, कस्टमाइज कर देगा कि मेरे को ऐसे ऐसे शेयर चाहिए, मेरे को इस क्वांटिटी में शेयर चाहिए। वो क्वांटिटी की बात नहीं कर सकता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉट में बात चलती है। अभी हम इसके पहले डेफिनेशन को बोलते हैं। A future contract is an agreement between two parties that commits one party to buy an underlying financial instrument. एक अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कमिट कर रही है पार्टी कि हम बाय करेंगे आपसे बॉन्ड, स्टॉक, करेंसी और कॉमोडिटी, गोल्ड, सोयाबीन और नेचुरल गैस। अभी हम सोयाबीन की बात करेंगे। एंड वन पार्टी टू सेल अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कॉमोडिटी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एट अ फ्यूचर रेट। यहाँ पे भी फ्यूचर की ही बात हो रही है, यहाँ पर भी फ्यूचर की ही बात हो रही है। प्राइस बता दिया, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कॉमोडिटी की बात कर दी, उन्होंने कहा हम फ्यूचर डेट पे इसको बाय करेंगे। द अग्रीमेंट इज कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफाइड एक्सपायरेशन। यहाँ पे बेटे एक्सपायरेशन डेट है, यहाँ पे आपके हिसाब से नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्सचेंज के हिसाब से चलेगा, जो उसकी एक्सपायरेशन डेट होगी। एक्सपायरेशन डेट क्या होती है हम इसको भी देखते हैं अभी। बस इसके अंदर का एक्सपायरेशन डेट पे या तो फिजिकल डिलीवरी के मोड में भी जा सकते हो, आप कैश सेटलमेंट भी कर सकते हो या ऑफसेट कर सकते हो प्रायर टू एक्सपायरेशन डेट। फिजिकल डिलीवरी आपको पता है कि फिजिकल में आपने कुछ मेटल परचेज करने का बाय किया, तो उस दिन मेटल लेके खड़ा हुआ बंदा, आपने 10 टन स्टील बाय किया, तो वो स्टील लेके खड़ा हुआ, आप ले लो, आपने फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट किया, डन। या तो कैश सेटल कैसे कि ऊपर नीचे हो गया स्टील का प्राइस, जो डिफरेंस है आप वो ले लो। जैसे मैंने अगर स्टील बाय कर रखा था 100 रुपीज का, ठीक है, हम एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, हमने 100 रुपीज का स्टील बाय करा था फ्यूचर डेट पे आज से 2 महीने बाद।
अब 2 महीने बाद वो स्टील की वैल्यू 110 रुपीज थी। अब मैं उधर गया, मैंने 1 kg स्टील बाय किया था 100 रुपीज का। अब मैं जब एक्सपायरेशन 2 महीने बाद जा रहा हूँ, मैंने बोला कि मेरे को 1 kg स्टील दे दो, मेरे को मेरा 1 kg स्टील दे दो। अब दूसरा बंदा या तो मेरे को 1 kg स्टील दे दे, मैं कहूंगा ये 100 रुपीज लो, मेरे को 1 kg स्टील दे दो। या दूसरा बंदा कहेगा आप मुझसे 10 रुपीज ले लो। आपके पास, आपको तो 100 का ही पड़ा ना, आप 100 रुपीज दोगे, आप 100 रुपीज दोगे, 10 रुपीज मैं दे दूंगा और आप 1 kg स्टील ले लो। बात हमें समझ में आती है, फिजिकल डिलीवरी हमें समझ में आती है और कैश सेटलमेंट हमें समझ में आती है, और ऑफसेट प्रायर टू एक्सपायरेशन डेट। अब जब मैंने ये खरीदा था, अब मैं देख रहा हूँ कि इसके प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। मैं बीच एक्सपायरेशन डेट से पहले ही घबरा गया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करो। या तो मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था। या तो स्टील 102 रुपए का था, तो मैंने कहा 2 रुपए का प्रॉफिट, इस 100 रुपीज का मैंने कहा था मैं बाय करूंगा, स्टील का प्राइस 102 चला गया। आई वॉन्ट टू स्क्वेयर ऑफ माई पोजिशन। मैंने अपनी पोजिशन को स्क्वेयर ऑफ किया। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने बाय कर रखा है तो मैंने सेल कर दिया, और अगर मैंने पहले सेल कर रखा है तो मैंने बाय कर लिया। अभी हम बाय का एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने 100 रुपीज का बाय कर रखा था, 102 महीने बाद उसका प्राइस, मैंने 2 महीने बाद के एक्सपायरेशन के बारे में बात करी थी, तब मैंने 100 रुपीज का बाय कर रखा, 2 महीने बाद में आऊंगा। अब 1 महीने बाद मैंने देखा कि स्टील का प्राइस 102 चल रहा है। मैं गया मार्केट के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, हाँ 102 का मेरे से आप वापस ले लो, मैं अभी अभी के प्राइस पे आप ले लो मुझसे। तो लोगों ने कहा हाँ अब दे दो, पहले मैंने बाई किया, तब मैंने सेल कर दिया, 102 का लोगों ने मेरे से ले लिया। मैं 2 रुपीज का प्रॉफिट बुक करके बाहर, मैं 2 रुपीज का प्रॉफिट लेके बाहर, ठीक है। या तो उसका प्राइस 98 भी हो सकता है, मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, आप अभी 98 का ले लो, मैं 2 रुपीज का लॉस लेके, लॉस बुक किया और मैं बाहर। बात हमें समझ में आती है। अभी बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, आपको दिखा रहा हूँ। ये इन्फोसिस लिमिटेड, हमारी इन्फोसिस कंपनी, उसका आप देखो, ये आज का प्राइस है 1134 रुपीज 65 पैसा। 1134.65 उसका आज का प्राइस है। उसका आज, अगर आप आज इन्फोसिस का शेयर लेने जाओगे, आपको इतने रुपए का पड़ेगा। मैम हाथरा में नहीं लेना, बहुत महंगा है, ठीक है, हम एक पेपर दे देंगे वो। अब सुनो आगे, इसका फ्यूचर्स की बात करो आप, इन्फोसिस का स्टॉक, ये फ्यूचर्स के अंदर एक्सपायरी डेट आ गई इसके अंदर, ये कस्टमाइज्ड है, ये कस्टमाइज्ड है, ये लॉट के अंदर बिकेगा, ये एक एक करके नहीं बिकेगा। लॉट होगा 25 शेयर्स का, 50 शेयर्स का, ये कितनी भी चीज का हो सकता है। वो डिसाइड करते हैं सेंसेक्स और जो पर्टिकुलर कंपनी ट्रेड करती है, ठीक है। अभी हम इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस ने क्या बोला भाई, उसके एक्सपायरी 31 दिसंबर की एक्सपायरी। इधर हम देखते हैं एक्सपायरेशन 31 दिसंबर को। लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, लोग फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं इन्फोसिस के शेयर को 1141.20। उन्होंने कहा कि 114.20 का ये प्राइस होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2020। आज आज है 6 दिसंबर, आज है 1134, और आज 31 दिसंबर तक ये 7 रुपीज अराउंड, 7 रुपीज अराउंड, 7 रुपीज अराउंड, थोड़ा सा कम, 7 रुपीज, 6.5 रुपीज अराउंड महंगा बिक रहा है। फ्यूचर्स के अंदर महंगा बिकेगा हमेशा, जनरली फ्यूचर्स में महंगा बिकेगा। क्यों, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप आज कोई चीज किसी को प्रॉमिस, अगर आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आपको सामान लेने जाते हो, आज चाहिए आज चाहिए आज की बोल के आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट ले लेते हो, अभी पैसा दो और अभी ले जाओ। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे 1 महीने बाद चाहिए, तो वो अपने हिसाब से प्राइस लगाता है कि उस समय क्या रेट बुक हुआ, ज्यादा होगा कम होगा हमें पता नहीं है, हम पीछे से माल आएगा या नहीं आएगा। तो जनरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है। क्या पता ये इसकी डिमांड ज्यादा आ जाए, कुछ नहीं आए, थोड़ा सेफ होने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हम 28 जनवरी चले गए। 28 जनवरी को यही इन्फोसिस का शेयर 1145.50 पे अवेलेबल है। हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, हम 25 ऑफ फेब चले गए, 1147, ये 1134 का शेयर जो आज है, वो 1147.55 का 3 महीने बाद अवेलेबल है, 2.5 महीने बाद अराउंड अवेलेबल, 2.5 मंथ बाद वो अवेलेबल है, ठीक है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है। ये एक्सचेंज, अभी फॉरवर्ड के अंदर और फ्यूचर के अंदर क्या है, फॉरवर्ड ओटीसी है, ओवर द काउंटर, आप और मैं मिलकर कर सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज रेगुलेटेड है, उसके अंदर लॉट प्राइस डिटरमाइंड होता है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, चाहिए तो ले लो नहीं तो जाइए, बाय बाय, आप पेपर दीजिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आता है, ठीक है। हमें फिर कोई न्यूज बताओ बढ़िया सी, कोई फ्यूचर का। ये देखो बेटा, ये एमसीएक्स है, मेटल एंड एनर्जी। ये एमसीएक्स के अंदर मेटल ट्रेड होता है। फ्यूचर्स के अंदर तो ये हमने तो आपको शेयर्स के बारे में दिखा दिया ना कि शेयर्स का फ्यूचर क्या चल रहा है। मेटल भी ट्रेड होते हैं, जैसे कि हम स्टील की बात करते हैं, देखो निकल, कॉपर, क्रूड ऑयल, सब कुछ ट्रेड हो रहा है।
और इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है, एनएससी ने फर्स्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी, जो मैंने आपको कहा था हम सोयाबीन की बात करेंगे, वो ये है। National Stock Exchange of India said on Wednesday it launched its first agriculture commodity futures contract on crude degummed soybean oil। इन्होंने ये क्रूड ऑयल सोयाबीन ऑयल के ऊपर इन्होंने कहा कि हाँ आप फ्यूचर्स के बारे में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये फर्स्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी जिसको इन्होंने कहा आप परचेजिंग सेल कर सकते हो। किसी ने इसको परचेज भी कर लिया, सर हम परचेज करते हैं, हाँ बेटा 10 मेट्रिक टन परचेज करना पड़ेगा, इसका लॉट है 10 मेट्रिक टन, आप जाके परचेज कर सकते हो। बट इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 144 करोड़ थी, ठीक है, आपको करना तो आप जाके कर सकते हो, ठीक है। बात यही है, फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड है, फॉरवर्ड आप और मैं मिलके कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दे दिए दोनों के, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, इसको नक्की करके निकालते हैं। हम जो फ्यूचर फॉरवर्ड फ्यूचर या फॉरवर्ड के बारे में बात करेगा उसको हम बता देंगे क्या होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में, दोनों के बारे में। ट्रेडिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन पर्सनल बेसिस और ऑन टेलीफोन और अदरवाइज, ठीक है, पर्सनल बेसिस फोन वोन पे बात करके। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन अ कॉम्पिटेटिव अरीना, जो कि एक एक्सचेंज होता है, कॉम्पिटेटिव अरीना। लोग खड़े होके मेरा बाय मेरा बाय मेरा सेल मेरा सेल, जैसे आपने सेंस वो वाली मूवी अभी आपने वो सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता स्कैम के अंदर, ठीक है। साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंडिविजुअली टेलर्ड एंड हैव नो स्टैंडर्डाइज साइज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप और मैं मिलकर करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, किसी भी साइज, 1 शेयर का भी, 1 लाख शेयर का भी, 1 करोड़ शेयर का भी, डन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड अमाउंट एज द केस में भी। उसके अंदर लॉट्स के अंदर होता है 25-50 जितने भी शेयर का, अगर वो कंपनी और सेंसेक्स मिलके बोलेंगे कि हमें इतने का लॉट बनाना है, वो लॉट बन के ही ट्रेडिंग होगी, उस लॉट के अंदर ही आप खरीद सकते हो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपको 100 शेयर चाहिए, यू कैन गो एंड हैव अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन बाय, डन। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर लॉट 80 का ट्रेड हो रहा है, 80 शेयर्स का एक लॉट है, देन यू कैन बाय 80 शेयर्स और यू कैन बाय इन मल्टीपल ऑफ 80 शेयर्स या 160 शेयर्स, 1 या 240 शेयर्स, वो आप इस 80 के लॉट के अंदर आप बाय कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपकी नहीं चलेगी। ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन ओवर द काउंटर मार्केट, हमने बात कर चुके हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज विद अ डेजिग्नेटेड फिजिकल लोकेशन। ये भी हमें समझ में आता है कि यहाँ एक एक्सचेंज है और कोई फिजिकल लोकेशन, जैसे हमारा बॉम्बे के अंदर दराज स्ट्रीट है। सेटलमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन द डेट एग्रीड अपॉन द पार्टी। अभी सेटलमेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस डेट पे हमने बात कर रखी है उस दिन जाके हम सेटलमेंट कर लेंगे। जैसे कि अगर हमने डॉलर्स बाय करने की बात करें तो हम डॉलर्स जाके ले लेंगे उनसे, उनको पेमेंट करेंगे, डॉलर्स ले लेंगे या डॉलर्स सेल कर देंगे, या कुछ भी मेटल हो जाए, कुछ भी हो। Futures contract are settled. Future contract settlements are made daily basis, डेली ऑन डेली बेसिस। ये एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस करते हैं। अभी इसके अंदर क्या है, ये डेली बेसिस पे कैसे होता है, हम इसको थोड़ा सा बात करते हैं। हम दो टर्म और पढ़ेंगे आज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर मैंने कोई एक्सचेंज पे जाके कहा कि मैं फ्यूचर्स के अंदर ये शेयर्स को बाय करूंगा, ठीक है, उन्होंने कहा बाय कीजिए, आपको कोई हाँ, तो उसके अंदर एक कहता है कि आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने 100 रुपीज के फ्यूचर्स में शेयर्स बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ मैंने किया, तो आप कुछ मार्जिन हमें दे दीजिए। मार्जिन मार्जिन क्या होता है, आप थोड़ा सा अमाउंट, टोकन अमाउंट हमें जमा करा दीजिए जो उस शेयर की वैल्यू, उसके फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने 100 रुपये के शेयर की बाय करा, तो क्लियरिंग हाउस मुझे आप 10 रुपीज दे दो, हमें लगता है शेयर 10 रुपीज का फ्लक्चुएशन आपके टाइम में ले सकता है। मैंने कहा डन, 10 रुपीज मैंने दे दिए। अब शेयर अगर नीचे जा रहा है तो मेरे 10 रुपये की वैल्यू में से वो पैसे काट, जितने मेरे को लॉस हो रहा है वो 10 रुपीज में से कम करे जा रहे हैं। मेरे को डे बाय डे लॉस हो गया, मेरे को डे बाय डे प्रॉफिट होगा। एक दिन अगले दिन शेयर की वैल्यू थी 99, मेरा जो मार्जिन 10 रुपीज था वो 9 हो गया। उसके अगले दिन शेयर की वैल्यू थी 102, मेरा जो मार्जिन था वो 12 रुपीज हो गया। अगले दिन शेयर की वैल्यू थी 105, मेरा मार्जिन 15 हो गया। ये डेली सेटलमेंट होता है। एक दिन आएगा कि ये जब 4 रुपए 3 रुपए हो जाएगा, वो मेरे को फोन करेगा, एक्सचेंज वाला जो मेरा ब्रोकर होगा, सर आपका मार्जिन खत्म हो रहा है, प्लीज पैसे जमा करो, नहीं तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो। समझ में आता है पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना, आपको समझ में आता है? हाँ सर मैं समझ में आता है, हम इतना भी बुद्धू नहीं है, सॉरी, ठीक है। अब पढ़ाओ डिलीवरी डेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी डिलीवर्ड ऑन द डेट एग्रीड अपॉन एंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी, फ्यूचर्स के अंदर भी होती है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी डेट आर फिक्स्ड ऑन साइक्लिकल बेसिस। हाँ समझ में आती है कि डेट फिक्स्ड है, जैसे अभी हमने देखा 28 ऑफ जैन थी, एक 31 दिसंबर था, जो भी था, ठीक। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी डेट आर फिक्स्ड ऑन साइक्लिकल बेसिस एंड हार्डली टेक प्लेस। यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई डिलीवरी नहीं होती एक्चुअल के अंदर, इसके अंदर पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही होती है।
आप बाय करते हो और सेल करते हो, बंदा यही करता है। स्टार्टिंग के अंदर वो बेचने जाता है और फिर उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। फ्यूचर्स के अंदर जनरली एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड है, ठीक। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी लेना चाहे तो ले सकते हैं। इंडिया के अंदर जो मार्केट है वहां पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, ठीक है। Transaction cost. Cost of forward contract is based on this bid and ask spread. Bid and ask, ये सेलिंग एंड बाइंग का रेट है। अब बैंक के अंदर अगर आप लेने जाओगे तो वो आस्क करते हैं कि कितने रुपए का आपको मैं डॉलर बेचूंगा, या बिड बिड प्राइस देते हैं और आस्क प्राइस देते हैं, कितने का वो बेच रहे हैं और कितने का वो खरीदेंगे आपसे, ठीक। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटेल ब्रोकरेज फीस फॉर बाय एंड सेल ऑफ ऑर्डर। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ब्रोकर होते हैं वो आपसे कमीशन लेते हैं सिर्फ, कि आपको बाय का कॉन्ट्रैक्ट डालना है या सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो आपको बाय और सेल वाले को मिला रहे हैं, उसको मिलाने का वो कमीशन ले रहे हैं। डन। हाँ, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टी दूसरी है वो खुद ही बेच रही है, बैंक का आपको डॉलर खुद ही बेच रहा है। डन। मार्केटिंग मार्किंग टू मार्केट। मार्किंग टू मार्केट क्या है? जो अभी हमने बात करी था ना, ये जो हमने फ्यूचर्स के अंदर बाय किया, उसको वो 9 रुपए का हो जाएगा, 12 रुपए का हो जाएगा, वो मार्क टू मार्केट ही होता है। वो मार्जिन को ऊपर नीचे करना होता है। चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू मार्किंग टू मार्केट। मार्केट उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उस डेट के ऊपर जो एग्रीमेंट हो गया उस डेट पे जाके वो ऑनर कर देंगे। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर सब्जेक्ट टू मार्किंग टू मार्केट। कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से हम मार्केट के हिसाब से मार्क करेंगे कि आप नीचे वाली पोजीशन पे हो, आपके मार्जिन खत्म हो गया या आपके पास मार्जिन आ गया। डन। मार्जिन मार्जिन आर नॉट रिक्वायर्ड इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जनरली हम प्रीमियम या फिर थोड़ा बहुत फीस देके बुकिंग कर लेते हैं। जो फ्यूचर्स के अंदर है उसके अंदर मार्जिन होता है, जो मार्जिन ऊपर नीचे होता रहता है। डन। क्रेडिट रिस्क। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को करना है, दोनों मतलब ऑनर करना है, अपना अपना पार्ट प्ले करना है, इसको पेमेंट करनी है, इसको डॉलर्स डिलीवर करने हैं। तो उसमें क्रेडिट रिस्क दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है कि दोनों पार्टीज होनी चाहिए क्रेडिट वर्दी। फ्यूचर्स के अंदर जनरली पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, टू वे ट्रांजेक्शन है, टू वे ट्रांजेक्शन, पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी तो कोई रिस्क की बात नहीं है। जिसने बेचा है वो खरीदेगा, जिसने बेचा है वो वापस खरीदेगा। समझ रहे हो? टू वे ट्रांजेक्शन, बाय एंड सेल दोनों होगा, तो फिर इसमें रिस्क की कोई बात नहीं आती। डिफरेंस हमें दोनों की बातों का समझ में आता है। प्लीज अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके आप शेयर वेयर कर देना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ये फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं हम, इसका रीजन क्या है, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड हम क्यों कर रहे हैं। साफ सीधी बात है, आपको लगता है कि आगे जाके कोई चीज अगर महंगी होने वाली है तो आप उसको कहते हो कि मैं अभी परचेज कर लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ परचेज करके। अगर आपको लगता है आगे जाके इस चीज सस्ती होने वाली है, अगर आपके पास वो चीज है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कहीं पे वॉर डिक्लेयर होने वाली है, कुछ लग रहा है कि वॉर डिक्लेयर होने वाली है, तो एक टेंडेंसी होती है कि जो प्राइसेस ऑफ लैंड है वो ड्रामेटिकली डाउन जाते हैं, ठीक है। जैसी इमरजेंसी इमरजेंसी इस टाइम पे जब भी जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, तो जो लैंड के प्राइसेस है वो बहुत डाउन जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस समय बेचते हैं अपने एसेट्स को, वो अपनी लैंड को उस समय बेचते हैं, ताकि जब प्राइसेस नीचे जाते हैं, जब प्राइसेस नीचे जाते हैं तब वो खरीदते हैं। बात समझ में आती है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब यही है। एक तो हमें बात समझ में आता है कि हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। एक बात होती है कि हेजिंग, हेजिंग कर रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं, सही है। हेजिंग का क्या मतलब है? अच्छा, इस वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करने का। ये आर्बिट्रेज गेन थोड़ा बहुत होता है, ये आर्बिट्रेज नहीं है, ये बाइंग एंड सेलिंग के अंदर हम गेन कर रहे हैं। आर्बिट्रेज अभी आप मत ध्यान दो, ठीक है। अभी हम कहते हैं कि क्या और क्या हेजिंग का, हेजिंग वर्ड क्या है? हेजिंग क्या है कि मैं मैंने कोई अगर कुछ क्या कहते हैं एक पोजीशन ले रखी है, मैंने पोजीशन ले रखी है कोई लॉन्ग पोजीशन, मैंने कोई बाय की पोजीशन ले रखी है, मैंने किसी शेयर को बाय करने का पोजीशन ले रखा है। अब उस शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है, उस शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है, उस शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है, मैंने बाय कर रखा है, मेरा दिल दुख रहा है, उस शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है। अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी पोजीशन ले लूंगा उसको सेल करने की। अब अब मैंने उसको सेल करने की जैसी ही पोजीशन ले ली, जब उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो मेरे को सेल करने पे बेनिफिट हो रहा है, मेरी पोजीशन के अंदर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक तरफ अगर मैंने बाय कर रखा है उसमें मेरे को लॉस हो रहा है, तो दूसरी साइड अगर मैंने सेल कर रखा है तो उसमें मेरे को बेनिफिट हो रहा है। इसको हम हेजिंग बोलते हैं, इसको हम हेजिंग बोलते हैं। आपको इतनी बात समझ, ये टर्म्स को हम ढंग से पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया, ठीक है। ये वाली टर्म्स का एक अलग लेक्चर आएगा जिसका आपको जो अगर आपको न्यूज पढ़ता है आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज बट हम फॉरवर्ड एंड फ्यूचर से हमारा मेन फोकस था। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे बोलना, आई विल डिलीट दिस लेक्चर। ओके, चलो बाय बाय।